हेलो स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का सेंटअप एग्ज़ाम का साइंस का क्वेश्चन, जिसमें ऑब्जेक्टिव 80 क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसमें से आपको 40 का आंसर देना है। बट अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक का डिस्कशन करेंगे, जो मुख्य रूप से बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आइए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आपको ये नहीं समझना है कि 10 ही क्वेश्चन है, आपको ये पूरा इसका हम आपका जो ऑप्शन दिया है उसका भी हम फुल एनालिसिस करेंगे। इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे सबका आंसर मैं बताऊंगा, आपको नोट करते चलना है। बिना नोट किए हुए आपको याद नहीं होगा, इसलिए आप इसको नोट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्न में से कौन है। यानी कि उत्सर्जी अंग, तो पहले हम समझ लेते हैं कि उत्सर्जी अंग होता क्या है। उत्सर्जी अंग क्या होता है? तो वैसा अंग जो शरीर से बेकार पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने का जो काम करेगा उसको उत्सर्जी अंग कहेंगे। और जो बेकार पदार्थ होता है उसको उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। अर्थात वैसा अंग जो शरीर से उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालेगा उसको उत्सर्जी अंग कहेंगे। और उत्सर्जी पदार्थ में होता क्या हो जाता है? जैसे पेशाब हो गया, पैखाना हो गया, सांस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कान का जो वैक्स होता है वो हो गया, पसीना हो गया, ये सब उत्सर्जी पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। तो आइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया है रक्त, बी में दिया है वृक्क, सी में अग्नाशय और डी में श्वेत ग्रंथि। तो पहले हम सभी ऑप्शन के बारे में एक एक करके डिटेल्स जान लेते हैं, फिर आंसर खुद ब खुद बन जाएगा। तो रक्त होता क्या है? तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है, एक चिपचिपा पदार्थ का द्रव होता है जो मुख्यतः सजीव में पाया जाता है। रक्त 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक प्लाज्मा और दूसरा होता है रक्त के कण। प्लाज्मा में 90% तक जल पाए जाते हैं और रक्त के कण में 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। एक होता है WBC, इसका मतलब वाइट ब्लड सेल। दूसरा होता है RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स, यानी कि और दूसरा होता है प्लेटलेट्स। तीसरा क्या होता है? प्लेटलेट्स। और RBC और WBC होता है। तो ये रक्त में 3 कण होंगे और एक क्या होता है? प्लाज्मा होता है। तो ए प्लाज्मा प्लस WBC, RBC और प्लेटलेट से मिलकर रक्त बने होते हैं। बी नंबर ऑप्शन है वृक्क। वृक्क से हमारा तात्पर्य हुआ कि वृक्क का मतलब होता है कि हमारे शरीर में एक जोड़ी वृक्क पाया जाता है। इससे इसका आकार होता है सेम के बीज के आकार का, एक जोड़ी पाया जाता है जो मुख्य रूप से ब्लड को प्यूरिफाई करता है। और ये मूत्रवाहिनी से जुड़ा होता है और मूत्राशय तक जाता है, और मूत्राशय का मूत्र मार्ग से शरीर को से मूत्र को बाहर निकाल लेता है। वृक्क का आपका संरचना हो गया, यह आपका इधर जुड़ा रहता है ऊपर में, और नीचे ये आपका एक जोड़ी वृक्क हो गया। वृक्क का क्या काम होता है? वृक्क का मेन रूप से काम होगा शरीर से के ब्लड से पेशाब को प्यूरिफाई करके बाहर निकालने का। तो आपका वृक्क हो गया। 3 में दिया हुआ है सी में, अर्थात अग्नाशय। अग्नाशय से इंसुलिन नामक रसायन स्रावित होता है जो हमारे शरीर में ब्लड में शुगर को कंट्रोल करेगा। अर्थात जब इंसुलिन स्रावित कम होगा तो हमें चीनी नामक बीमारी अर्थात शुगर, यानी जिसको हम लोग डायबिटीज़ कहते हैं, और डायबिटीज़ के कंट्रोल के लिए हमको अलग से इंसुलिन नामक इंजेक्शन लेना होगा। इंसुलिन का जब सुई लेंगे तब यह बीमारी कंट्रोल रहेगी। तो अग्नाशय से कौन स्रावित होता है? इंसुलिन नामक रसायन स्रावित होता है, जिसके कारण शुगर यानी चीनी की बीमारी होती है। श्वेत ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि या त्वचा पर पाई जाने वाली ग्रंथियाँ है जो बहुत महीन छिद्रों के रूप में पाया जाता है। पता नहीं चलता है छिद्र, जो हमारे शरीर से पसीना को बाहर निकालने में सहायता करता है। मनुष्य के शरीर पर 20 से 40 लाख तक श्वेत ग्रंथियाँ पाई जाती है। सामान्यतः पसीना निकलने का क्या कारण होता है? हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, वातावरण के अनुकूल हमारे शरीर को मेंटेन रखने में सहायता करता है। ऐसा देखा गया है कि कुछ जानवर जैसे कुत्ता में श्वेत ग्रंथियाँ बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, जिस कारण वह अपने शरीर को वातावरण के अनुकूल मेंटेन करने के लिए मुंह के माध्यम से लार को बाहर निकालता है
और हम लोग अपने शरीर के गर्मी को पसीने के माध्यम से बाहर निकालते हैं। तो ये श्वेत ग्रंथि समझ गए, वृक्क समझ गए, रक्त समझ गए। अब आप खुद बताइए इसमें से शरीर से बाहर कौन कौन चीज़ को निकाल रहा है। तो एक तो वृक्क निकाल रहा है शरीर से मूत्र को बाहर, और श्वेत ग्रंथि पसीना को, यानी कि दोनों मेरा उत्सर्जी अंग हुआ, वृक्क और श्वेत ग्रंथि। लेकिन हमारा इसमें आंसर कौन होगा, इसमें मेरा आंसर होगा वृक्क, यानी कि बी नंबर आंसर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रमुख पूछ रहा है। तो प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन होता है? वृक्क होता है। इसको प्राथमिक उत्सर्जी अंग भी बोलते हैं, वृक्क को बोलते हैं प्राथमिक उत्सर्जी अंग। तो हमारा आंसर बी हो गया। आइए 2 नंबर में निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है? कौन ग्रंथि? पिट्यूटरी ग्रंथि। ध्यान देना है, पिट्यूटरी ग्रंथि से कौन हार्मोन स्रावित होता है? तो यहाँ पे 4 हार्मोन्स का नाम दिया हुआ है, चारों के बारे में पहले हम जान लेते हैं, उसके बाद अपने आप आंसर निकल। एक में दिया है थायरॉक्सिन, ए में दिया है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन क्या होता है? थायरॉक्सिन हमारे थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। थायराइड ग्रंथि हमारे गले के नीचे जो उभरा हुआ भाग है, गर्दन में आगे की ओर जो निकला हुआ वाला भाग है, वहीं थायराइड ग्रंथि होता है। उससे हमको थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। और जब यही हार्मोन्स ज़्यादा मात्रा में स्रावित होता है तो हमें घेघा नामक बीमारी हो जाती है। कौन नामक? घेघा नामक। तो आयोडीन हम जब खाएंगे तो घेघा नामक हमको रोग नहीं होगा। आयोडीन की कमी से यह घेघा नामक रोग होता है। ऐसा देखा गया है कि जो लोग समुद्री इलाके में रहने वाले होते हैं उसको घेघा नामक रोग नहीं होता है, क्योंकि वो भोजन के रूप में समुद्री उत्पाद खाते हैं। तो समुद्री उत्पाद में ऑटोमेटिक आयोडीन की मात्रा रहती है, जिससे उनको यह बीमारी नहीं होता है। बी ऑप्शन है एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या है? यह प्रकार का प्रजनन हार्मोन्स है। एंड्रोजन क्या है? जिसको सेक्स हार्मोन्स बोलते हैं। यह महिला और पुरुष दोनों में पाया जाता है, लेकिन यह पुरुष में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाएगा, मेल में यह ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसको मेल सेक्स हार्मोन्स बोलते हैं। महिला में भी फीमेल सेक्स हार्मोन्स पाया जाता है, जो कई प्रकार के होते हैं, जैसे एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है। यह महिला का सेक्स हार्मोन्स है, लेकिन एंड्रोजन किसका है? पुरुष का सेक्स हार्मोन्स है। सी नंबर में वृद्धि हार्मोन्स। तो वृद्धि हार्मोन्स हमारे शरीर के वृद्धि को नियंत्रित करता है, यह पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। डी में दिया है इंसुलिन, जिसका हम पहले चर्चा कर चुके हैं। इंसुलिन का स्राव हमारे शरीर के अग्नाशय से होता है, और यह शरीर में शर्करा अर्थात चीनी, यानी कि चीनी को नियंत्रित करने का काम करता है। अगर इंसुलिन कम मात्रा में स्रावित होता है तो हमें चीनी नाम का बीमारी, उसी को डायबिटीज करते हैं, हो जाएगा। इसके कंट्रोल के लिए हम इंसुलिन नामक इंजेक्शन लेते हैं, जिससे हमको चिनिया बीमारी कंट्रोल रहता है। तो सभी ऑप्शन के बारे में जान गए। अब तो ये हमारा आंसर निकल गया कि पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन है? तो सी नंबर वृद्धि हार्मोन्स है। अगला क्वेश्चन पे आइए, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में है कि पुष्प का नर जननांग कौन है? मतलब पुरुष का नर भाग कौन है? तो देखिए इससे एकदम स्पष्ट, नर का मतलब पुल्लिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा पुंकेसर। पु से पुल्लिंग होता है, पु से पुंकेसर होता है। और स्त्री भाग होता है, स्त्री से स्त्री है तो इसका स्त्री भाग होता है स्त्रीकेसर। लेकिन स्त्रीकेसर क्वेश्चन में जयांग देता है, स्त्री भाग देता है जयांग, तो लेकिन जयांग के अंदर में स्त्रीकेसर पाया जाता है। इसलिए हमारा अगर स्त्रीकेसर भाग पूछता है तो अगर स्त्रीकेसर ऑप्शन रहेगा तो स्त्रीकेसर लगाएंगे, और नहीं तो जयांग रहेगा तो जयांग लगाएंगे। अगर दोनों रहेगा तो हम जयांग आंसर लगाएंगे स्त्रीकेसर, स्त्री वाला भाग में। लेकिन पुष्प का नर भाग होता है पुंकेसर, तो इसमें मेरा आंसर हो जाएगा पुंकेसर। पंखुड़ी बाहर वाला भाग होता है। तो द्विखंडन क्या होता है? द्विखंडन होता है अमीबा में होता है, कि पैरामीशियम में होगा, कि लिस्मानिया में होगा, कि इनमें से सभी में होगा। तो देखिए पहले हम समझ लेते हैं कि द्विखंडन होता क्या है। तो द्विखंडन प्रजनन की एक विधि होता है। ये क्या होता है? प्रजनन की, वो भी अलैंगिक प्रजनन। कौन प्रजनन? अलैंगिक प्रजनन। तो हम यहाँ समझ लेते हैं, पहले प्रजनन क्या होता है, उसके बाद अलैंगिक प्रजनन क्या होता है, उसके बाद समझेंगे कि द्विखंडन क्या होता है। तो प्रजनन तो सभी सजीवों में पाए जाने वाला एक गुण है, जिसके द्वारा सभी जीव अपने जैसे दूसरे जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इसको प्रजनन या रिप्रोडक्शन बोलते हैं। प्रजनन 2 प्रकार की होती है,
एक लैंगिक प्रजनन और एक अलैंगिक प्रजनन। यहाँ हम अलैंगिक की बात करेंगे तो द्विखंडन में अलैंगिक प्रजनन होता है। द्विखंडन में कौन प्रजनन होगा, यानी कि इसमें नर और मादा भाग नहीं लेते हैं, अलग अलग जीव भाग नहीं लेंगे, इसलिए इसको अलैंगिक प्रजनन करते हैं। अलैंगिक द्विखंडन का मतलब होता है जब जीव अपने शरीर को दो भागों में बांट के नए नए जीव को उत्पन्न कर लेगा तो उसको हम द्विखंडन बोलेंगे। तो अमीबा के बारे में सब कोई जानता है कि अमीबा अपने शरीर को दो भागों में जब वह परिपक्व हो जाता है और जब उसको उचित वातावरण यानी कि उचित ताप दाब वायु या उचित अनुकूल परिस्थिति मिलता है तब वह परिपक्व होने के बाद अपने शरीर को दो भागों में बांट लेता है धीरे धीरे, और दो नए अमीबा निर्माण होते हैं और फिर वो दो अमीबा धीरे धीरे परिपक्व होता है। अमीबा एक अनिश्चित आकार का जीव होता है और जब इसको प्रजनन करना होता है तो यह फिर ऐसे दो भागों में बढ़ जाएगा, फिर अलग अलग दो भागों में अपने आप को निर्माण कर लेता है। इसको द्विखंडन विधि बोलते हैं। पैरामीशियम एक चप्पल के आकार का जीव पाया जाता है। ये चप्पल के आकार का इस तरह का होता है, चप्पल का जिसमें चारों तरफ रोम ऐसे निकले रहते हैं, इसको पैरामीशियम बोलते हैं। लिस्मानिया भी एक कोशिकीय जीव है, इसमें भी द्विखंडन विधि द्वारा ही प्रजनन होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी टी, यानी कि अमीबा में भी द्विखंडन होगा, पैरामीशियम में भी द्विखंडन होगा और लिस्मानिया में भी द्विखंडन होगा। तो 4 नंबर का आंसर क्या हो गया, डी नंबर हो गया। आइए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में देखना है युग्मक होते हैं। तो पहले हम समझेंगे कि युग्मक क्या होता है। तो देखिए युग्मक नर और मादा के शरीर से प्रजनन के समय निकलने वाला पदार्थ है। नर से भी निकलेगा और मादा से भी निकलेगा। प्रजनन के समय निकलेगा नर से भी और मादा से, नर से भी निकलता है और प्लस मादा से भी निकलेगा प्रजनन के समय। किसके समय, प्रजनन के समय। तो जो नर से जो पदार्थ निकलेगा उसको बोलते हैं शुक्राणु। क्या बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं। और मादा से जो पदार्थ निकलता है उसको बोलते हैं अंडाणु। क्या बोलेंगे, अंडाणु। और इसी को युग्मक बोलते हैं, यु ग म क बोलते हैं, इसको भी युग्मक बोलेंगे। यानी कि इसको नर युग्मक बोलेंगे और इसको मादा युग्मक बोलेंगे। यानी कि नर से शरीर से जो पदार्थ निकलेगा उसको नर युग्मक, यानी कि नर युग्मक हो गया शुक्राणु, और मादा के शरीर से जो पदार्थ निकलेगा उसको मादा युग्मक यानी कि उसको अंडाणु बोलते हैं। और जब यह दोनों क्रॉस करता है, एक पास मिल जाता है दोनों युग्मक नर और मादा युग्मक, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निषेचन। यह मादा के शरीर के अंदर होता है, मादा के शरीर के अंदर होता है निषेचन। यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की क्रिया को क्या बोलते हैं, निषेचन। और इसके फलस्वरूप यह जो युग्मक होता है यह बदल जाता है यु ग म न अज, युग्मनज में क्या बन जाएगा, युग्मनज। और यही युग्मनज आगे विकास करके क्या बन जाएगा, भ्रूण बनेगा। यही भ्रूण विकास करके बच्चे का निर्माण करेगा जो आफ्टर 9 मंथ मादा के शरीर से बाहर निकलता है। तो ये युग्मक समझ गए। तो युग्मक हमेशा अगुणित होता है, यानी कि युग्मक जो अकेला रहेगा वह अगुणित होगा। तो इसका आंसर रहेगा अगुणित हो जाएगा। अगला ये 6 नंबर का है सोमैटोस्टैटिन क्या है, सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन क्या है, इसको जानने से पहले हम इसके ऑप्शन के बारे में जानते हैं। ए में दिया है आपातकालीन हार्मोन्स, बी में दिया है वृद्धि अवरोधक हार्मोन, सी में दिया है वृद्धि हार्मोन, डी में दिया है साइटोकाइनिन। तो सबके बारे में हम पहले जान लेते हैं कि यह क्या होता है। तो आपातकालीन हार्मोन्स मतलब वैसा हार्मोन्स जो हमारे शरीर से अचानक निकले आपातकालीन समय। अब आपातकालीन का मतलब क्या होता है, जैसे हम अकेले में हमको डर लग रहा है, झगड़ा हुआ, गुस्सा आ गया, कोई हमको अपमानित कर दिया, हमको या कोई दुख है, दर्द है, तो उस समय हमारा शरीर विचलित हो जाता है। हमारा शरीर मतलब अजीब ढंग से काम करने लगे, यानी कि हमको पसीना आ जाएगा, कभी कभी रोने लगेंगे या शरीर कांपने लगेगा। इस सब को नियंत्रित करने के लिए अचानक रूप से हमारे शरीर में जो हार्मोन स्रावित होगा उसको बोलते हैं आपातकालीन हार्मोन्स। तो ये तो हो गया आपातकालीन हार्मोन। इसको हम लोग जीवन रक्षक हार्मोन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीवन रक्षक। जब यह हमारे शरीर में स्रावित होगा तो हमारा शरीर सामान्य स्थिति में आने लगेगा। तो यह हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है, यह एड्रेनलिन ग्रंथि से स्रावित होता है। कहाँ से, एड्रेनलिन ग्रंथि से। कहाँ से, एड्रेनलिन ग्रंथि से। तो यह आपातकालीन हार्मोन्स के बारे में आप जान गए। बी में दिया है वृद्धि अवरोधक हार्मोन्स। तो यह नाम से यह स्पष्ट है जो वृद्धि को रोकता है, जो पौधे के विकास को रोक दे,
जो उसको बढ़ने नहीं दे उसको वृद्धि अवरोधक हार्मोन्स बोलेंगे। तो जैसे हम लोग खरपतवार नाशक जो खरपतवार के वृद्धि को रोकने के लिए डालते हैं, जैसे 2,4-D दवा जो आता है खेत बाड़ी में हम लोग छिड़ते हैं, उसमें वृद्धि अवरोधक हार्मोन्स होता है। तो वृद्धि अवरोधक हार्मोन्स में मेन रूप से एब्सेसिक एसिड होता है। क्या होता है? एब्सेसिक एसिड। क्या होता है? एब्सेसिक एसिड बोलते हैं उसको। तो वृद्धि हार्मोन कौन हो गया? एब्सेसिक एसिड। डी में है वृद्धि हार्मोन्स। तो वृद्धि हार्मोन्स हम पहले ही जान चुके हैं, जो हमारे शरीर में वृद्धि को नियंत्रित करता है, वृद्धि को कंट्रोल करेगा, वो वृद्धि हार्मोन होगा। और ये पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। कौन ग्रंथि से? पिट्यूटरी ग्रंथि से। साइटोकाइनिन, नाम से ही स्पष्ट है। साइटो माने होता है कोशिका, और काइनिन मतलब विभाजन, यानी कि जो कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेवार होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका। यह भी एक प्रकार का वृद्धि हार्मोन्स है, जो पौधों में वृद्धि करेगा, जड़ को वृद्धि करेगा और बीज को अंकुरित होने में यह सहायता करता है। इसको बोलते हैं साइटोकाइनिन। अब आइए सोमैटोस्टिन क्या है? एक प्रकार का वृद्धि हार्मोन्स है जो पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। कौन हार्मोन्स है? वृद्धि हार्मोन्स है। 7 नंबर है। 7 नंबर वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? वृक्क की यानी कि किडनी की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो आप जानते हैं कि हमारे शरीर में एक जोड़ा किडनी पाया जाता है जो सेम के बीज के आकार का होता है, और यह नेफ्रॉन कोशिकाओं से बना होता है। किसका बना होता है? नेफ्रॉन कोशिका। आपको याद रखना है, नेफ्रॉन कोशिका। और जो हमारा मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क, वह बना होता है न्यूरॉन कोशिका का। किसका? न्यूरॉन। और न्यूरॉन कोशिकाएं विभाजित नहीं होती है। न्यूरॉन कोशिकाएं विभाजित नहीं होगी। अगर हमारे ब्रेन में चोट वगैरह लगता है या क्षति हुई कोई कोशिका हो जाती है तो उसका रिपेयर नहीं होता है। इसीलिए हम लोगों को हेलमेट पहनना चाहिए। इसीलिए ब्रेन को सुरक्षित करने के लिए हेलमेट पहना जाता है। तो आइए वृक्क के बारे में। वृक्क क्या है? एक जोड़ी हमारे शरीर में पाया जाता है। यह मुख्य उत्सर्जी अंग है जो हमारे ब्लड से पेशाब को छान के बाहर निकलता है, और यह नेफ्रॉन कोशिकाओं का बना होता है। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। लेकिन हम जान लेते हैं कि बोमेन संपुट क्या है। बोमेन संपुट नेफ्रॉन के कोशिका के अंदर एक पाया जाने वाला अंग है। ग्लोमेरुलस भी नेफ्रॉन के अंदर ही पाया जाता है। मूत्रवाहिनी वृक्क आगे आकर मूत्रवाहिनी के माध्यम से मूत्राशय से जुड़ा होता है। कहाँ से? मूत्राशय से। इसको हम मूत्रवाहिनी बोलेंगे। ये जो लाइन है इसको हम बोलेंगे मूत्रवाहिनी। ये क्या हो जाएगा? हमारा मूत्रवाहिनी हो जाएगा। और मूत्राशय से मूत्र मार्ग बाहर निकलता है, जिसके माध्यम से पेशाब हम अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, और मस्तिष्क के संरचनात्मक एवं रचनात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। और एक और बात, वृक्क का जिस साइंस के अंतर्गत अध्ययन कहते हैं उसको नेफ्रोलॉजी बोलेंगे। वृक्क का यानी किडनी का अध्ययन जिस साइंस के अंतर्गत करेंगे उसको नेफ्रोलॉजी बोलेंगे, और मस्तिष्क का जिस विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करेंगे उसको न्यूरोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूरोलॉजी। ये भी आपको याद रखना है। 8 में आइए, मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग क्या होता है? तो मस्तिष्क हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। इसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। कौन मस्तिष्क? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। इसमें दिया सर्वाधिक विकसित भाग कौन होगा? तो सर्वाधिक विकसित भाग की अगर हम बात करें तो पहले हम ऑप्शन पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आप खुद ब खुद बता दीजिएगा। ऑप्शन ए में दिया है मेडुला। मेडुला, इसका पूरा नाम होता है मेडुला ऑब्लिगेटा। यह शरीर का, यह मस्तिष्क का सबसे आखिरी वाला भाग होता है। मेडुला ऑब्लिगेटा क्या होता है? मस्तिष्क का सबसे आखिरी वाला भाग होता है। यह अनैच्छिक क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होता है, जैसे में लार का आना, जैसे रक्त का दाब जो होता है उसके लिए, श्वसन के लिए, ये सब कौन होता है? मेडुला ऑब्लिगेटा जिम्मेवार होता है। सेरेबेलम, बी में दिया हुआ है सेरेबेलम। यह शरीर का मस्तिष्क का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये तीसरा हिस्सा होता है, लास्ट वाला ये दूसरा हिस्सा होता है। सेरेबेलम मस्तिष्क का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसका मुख्य काम होता है शरीर को संतुलित करके चलना, गति करना और शरीर को समन्वय बनाना। जब हम लोग शराब वगैरह पी लेते हैं तो हमारा सेरेबेलम डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि हमारा शरीर संतुलित नहीं रहता है। वो सेरेबेलम को डिस्टर्ब कर देता है। शराब में जो अल्कोहल पाया जाता है वो हमारे नियंत्रण क्रिया की क्षमता को बढ़ा देता है, जिससे हमारा शरीर हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। वो सेरेबेलम प्रभावित होता है। और सेरेब्रम, सी में दिया है सेरेब्रम, यह इसका दूसरा नाम होता है प्रमस्तिष्क। क्या होता है? प्रमस्तिष्क। और प्रमस्तिष्क
यह मेन मस्तिष्क होता है जो क्या करता है, याद रखने का क्षमता करता है, हमारे शरीर में विभिन्न अंगों के बीच कार्य करने के लिए निर्देश देगा, विभिन्न याद रखने का क्षमता रखता है और विभिन्न अंगों के बीच यह सामंजस्य स्थापित करने का यह काम करता है। डी में दिया है पोन्स, इसको पोन्स विलाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोस्ट विलाई। यह मस्तिष्क, पोन्स का मतलब होता है पुल, पोन्स का मतलब क्या होता है? पुल। यह मस्तिष्क के अंदर विभिन्न भागों के बीच समन्वय स्थापित करता है। मस्तिष्क के विभिन्न भागों के बीच संचार एवं समन्वय स्थापित करने का कौन काम करेगा? पोन्स विलाई। तो मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग कौन है? सी, सेरेब्रम। सेरेब्रम क्या नाम है इसका? सेरेब्रम। याद रखता है यह हमारे मेमोरी पावर को बढ़ाता है। उसके बाद हमारे विभिन्न अंगों के बीच समन्वय करता है, विभिन्न अंगों को कार्य करने के लिए निर्देश देता है। यह सारा काम कौन करेगा? सेरेब्रम, जिसको प्रमस्तिष्क बोलते हैं। तो 8 नंबर का आंसर कौन हो जाएगा? सेरेब्रम। 9 में आइए। 9, मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करती है? देखिए मूत्र क्या होता है? पीला द्रव जो शरीर से ये उत्सर्जित पदार्थ के रूप में बाहर निकलता है, उसको हम मूत्र कहते हैं। इसकी सांद्रता किस पर निर्भर करती है? तो सांद्रता निर्भर करेगा इसका, तो मूत्र की सांद्रता निर्भर करती है ADH पर। किसका? ADH। ADH का फुल फॉर्म होता है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स। एंटी डाईयूरेटिक, URETIC, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स, ADH का फुल फॉर्म होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। लेकिन हम इस सब के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ऑप्शन के बारे में। मेलाटोनिन क्या होता है? मेलाटोनिन, देखिए मेलाटोनिन एक रसायन है जो पिनियन ग्रंथि से स्रावित होता है। कहाँ से? पिनियन ग्रंथि। ये मेलाटोनिन जो रसायन है पिनियन ग्रंथि। देखिए पिनियन ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? हमारे जो कपाल है वहीं पे नीचे दिमाग के पास पाया जाता है पिनियन ग्रंथि। और यह नींद के लिए जिम्मेवार होता है। किसके लिए? नींद आने के लिए जिम्मेवार होता है। जैसे अगर प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो जो शाम में ये ज़्यादा स्रावित होता है मेलाटोनिन शाम में। लेकिन छोटे बच्चों को देखते हैं, उसकी माँ जब माथा पे ऐसे उसके ठोकती है तो उसको नींद आने लगता है। तो ठोकने से क्या होता है? वो पिनियन ग्रंथि एक्टिव हो जाता है और उससे मेलाटोनिन नामक रसायन स्रावित होता है। तो जैसे मेलाटोनिन निकलेगा तो हमको नींद आने लगेगी। तो ये तो समझ गए। और ADH क्या होता है? यह क्या करता है? पानी की मात्रा मूत्र में कंट्रोल करेगा, कितना पेशाब में पानी जाएगा। तो इसीलिए यह सांद्रता इसी पर निर्भर करता है। ADH के बारे में जानेंगे। थायरॉक्सिन के बारे में आप पहले से जानते हैं। थायरॉक्सिन थायराइड नामक ग्रंथि से स्रावित होता है जो घेगा रोग के लिए जिम्मेवार होता है। वैसोप्रेसिन क्या है? वैसोप्रेसिन ये रक्तचाप को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर में रक्तचाप को यानी कि ब्लड प्रेशर को कौन नियंत्रित करेगा? वैसोप्रिन। तो हमारा आंसर हो गया ADH। मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करेगी? ADH पर। 10 नंबर में आइए। रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है? रंध्र देखिए क्या होता है? यह पत्तियों में, पेड़ की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र के रूप में पाए जाते हैं। ऐसे तो ऊपर से दिखाई नहीं देता है, इसी को हम लोग रंध्र बोलते हैं। तो रंध्रों का मेन काम होता है गैसों का विनिमय, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को पौधों तक पहुंचाना और वो पौधों के अंदर से ऑक्सीजन को बाहर निकालना। यानी कि प्रकाश संश्लेषण के समय और श्वसन के समय यह गैसों का विनिमय करता है। मैंने गैसों का आदान प्रदान CO2 और O2 का यह विनिमय करता है। कौन? रंध्र। यह प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के समय काम करता है। लेकिन हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि पोषण क्या होता है, परिवहन क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण। तो पोषण के बारे में हम जान लेते हैं। पोषण मुख्य रूप से भोजन प्राप्त करने की एक प्रक्रिया होती है। पोषण क्या है? किसी भी जीव के भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है। पोषण मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। तो पोषण हो गया। परिवहन का मतलब होता है किसी पदार्थों का आदान प्रदान, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले आने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? परिवहन कहते हैं। अगर पौधों में हम बात करें तो परिवहन के लिए 2 ऊतक जिम्मेवार होते हैं। एक होता है फ्लोएम ऊतक। क्या होता है? फ्लोएम ऊतक, फ्लोएम, और दूसरा होता है जाइलम। फ्लोएम ऊतक क्या करेगा? भोजन का यानी कि फूड को पौधे को जो पत्तियां तक जो भोजन बनती है उसको पौधे के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाएगा? फ्लोएम ऊतक। और जाइलम ऊतक क्या करेगा? जड़ से जल को पत्तियों तक पहुंचाने का क्या करता है? जाइलम ऊतक काम करेगा। तो ये परिवहन हो गया। प्रकाश संश्लेषण आप लोग जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? पौधों को भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। भोजन बनाने की प्रक्रिया है यह।
पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। प्लस क्लोरोफिल चाहिए, क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए, CO2 चाहिए और जल एवं खनिज लवण चाहिए। इसके प्रक्रिया के फलस्वरूप यह क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करेगा। क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। यह आपका हो गया प्रकाश संश्लेषण। इस प्रकार आपका 10 क्वेश्चन आज हम करा दिए। ऐसा नहीं कि यह क्वेश्चन केवल आपको मैट्रिक तक में ही पूछेगा, या आपको BPSC बिहार से रिलेटेड एग्ज़ाम जैसे दरोगा हुआ, सिपाही हुआ, SSC हुआ, रेलवे के विभिन्न एग्ज़ाम सभी में के लिए आपका जिम्मेवार है।